तो हे गाइस, जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि जो है नेक्स्ट पार्ट लाओ और मतलब नाइट में मत डालो यार, मतलब रात को मत डालो। तो क्योंकि गाइस जो है वीडियो रात को लगभग 1 या 2 बजे की समथिंग एवरीडे अपलोड हो रहे थे, बट जो आप लोगों के कमेंट थे तो गाइस इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप टाइम से मतलब मॉर्निंग टाइम में ही अपलोड किया जाए। तो गाइस जो एवरीडे अब सुबह के लगभग 5 से 6 बजे की समथिंग अपलोड होगी एवरीडे। तो नो टेंशन, ओके, जस्ट चिल। और जो है गाइस मज़ा आने वाला है एंड गाइस आपके लिए कुछ खास होने वाला है। तो जो भी होगा कुछ दिन बाद बता देंगे और जो कि खास चीज़ होगी वो आपको इंस्टा पर भी अपडेट मिल जाएगा एंड यूट्यूब पर तो अपडेट मिल ही जाएगा अलग से वीडियो के साथ, या फिर किसी एपिसोड में बता देंगे। तो गाइस जो कुछ भी खास है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा और जो लकी इंसान होगा उसको जो है मतलब अपनी जो भी होगा सस्पेंस है, ठीक है, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, मज़ा आएगा। बट तो चलिए गाइस इस एपिसोड में जो चीज़ें होंगी सच में मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। तो गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर होने क्या वाला है इस स्टोरी में और आगे क्या चीज़ें होंगी। गाइस जो भी होने वाला है सच में दिमाग खराब हो जाने वाला है। चलिए देखते हैं। तुमने हमें पागल समझ रखा है क्या? हाई पोस्ट पर बैठे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ऑर्डर नहीं ला पाए और तुम कह रहे हो कि तुम ले आए। सपनों की दुनिया से बाहर आओ, अश्विन ने कहा। अश्विन को पूरा विश्वास था कि अहान और चिराग ऑर्डर नहीं ला पाए हैं। मैनेजर अश्विन, मुझे लग रहा है कि इसे दिन में सपने आ रहे हैं। इसे लाइफ केयर हॉस्पिटल में गए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और ये बोल रहा है कि ऑर्डर ले आया। लाइफ केयर छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है और तुम कह रहे हो कि तुम वहां गए और ऑर्डर ले आए। देश के सबसे प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में से एक है लाइफ केयर हॉस्पिटल। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस वहां अपना इलाज कराते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का हेड तुमसे बात भी ना करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तो दूर की बात है बेटा, अश्विन ने कहा। यह लड़का खुद का समझता क्या है? लाइफ केयर हॉस्पिटल इसके बाप का है क्या? इतना कौन फेंकता है? 1 घंटे में लाइफ केयर हॉस्पिटल के साथ डील करना इम्पॉसिबल है। जो भी हो, इसका कॉन्फिडेंस तो कमाल का है। सब लोगों ने तमाशा एंजॉय करना शुरू कर दिया था। अपना काम छोड़कर सब अपनी अपनी राय एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। उनके लिए अहान बस एक नया और मामूली एम्प्लॉय था। डिपार्टमेंट के इतने सारे लोग वहां जाकर बहुत वक्त लगाकर ऑर्डर नहीं ला पाए, फिर ये नया एम्प्लॉय कुछ ही देर में ऑर्डर कैसे ला सकता था? मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है? अहान ने कहा। उसने सबको देखा और सब पर तरस खाने लगा। कोई पागल ही होगा जो तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा, और मैं तो पागल हूं नहीं, अश्विन ने कहा। अश्विन की ये बात सुनकर अहान मुस्कुराने लगा। उसने अपने बैग से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाले और सबकी तरफ दिखाते हुए कहा, मैं पागल हूँ, मामूली सा एम्प्लॉय हूँ, मेरा दिमाग खराब है। अगर ऐसा है तो मेरी ये क्या है? कुछ पेपर से और क्या है, हम अंधे थोड़ी हैं, अमित ने कहा और वो पेपर्स उसके हाथ से ले लिए। फिर वो उन्हें पढ़ने लगा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखकर अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। अमित को ऐसे देखकर अश्विन का दिल बैठने लगा। क्या हुआ? अश्विन ने कहा। मैनेजर, इस पर वो पार्टी वो उनका लाइफ केयर हॉस्पिटल का नाम है, अमित ने खुद को संभालते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। अश्विन ने उसके हाथ से पेपर्स छीन दिए। वो उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ने लगा। अश्विन बहुत हैरान और परेशान हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट सच में लाइफ केयर हॉस्पिटल और फैल्कन इंडस्ट्रीज के बीच में था। उस पर परचेज डिपार्टमेंट के इंचार्ज के साइन भी थे और साथ ही सील भी थी। अहान झूठ नहीं भूल रहा था कि ये दोनों डील फाइनल करके नहीं आ सकते हैं ना। अश्विन और अमित की शक्ल ऐसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ होती तो वो दोनों अब तक हंगामा कर देते और अहान और चिराग को बहुत जलील करते, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि वो दोनों खुद बहुत परेशान थे। ये डील फाइनल करने में तुम्हारी मदद किसने की? अश्विन ने पूछा। सब बिल्कुल शांत हो गए। अहान ने सच में डील फाइनल कर दी थी। सबके चेहरों पर हैरानी थी। अश्विन के एक्सप्रेशन और सवाल से साबित हो गया था कि कॉन्ट्रैक्ट असली है। लाइफ केयर हॉस्पिटल के साथ डील फाइनल हो गई थी। मैनेजर अश्विन, आप कहना क्या चाहते हैं? चिराग ने पूछा। चिराग को उसके सवाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने डील फाइनल करके अश्विन को पेपर दे दिए थे, फिर भी अश्विन उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था।
मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम दोनों जानते हो ना इस कंपनी में तुम्हारी पोजीशन क्या है। अगर तुम्हारे साथ कोई बेटर पोजीशन वाला इंसान ना हो तो वो लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तो दूर की बात है, इसलिए ये तो पक्का है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों ने साइन करवा कर नहीं लाया है। अश्विन ने कहा। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं मान सकता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन दो मामूली से एम्प्लॉयज की वजह से उन्हें मिला था। हाँ, लाइफ केयर हॉस्पिटल तो तुम गए थे ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने, हम दोनों थोड़ी ना गए थे। आहान ने अश्विन को ताना मारते हुए कहा। आहान को उम्मीद थी कि अश्विन का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। आहान की बात सुनकर अश्विन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। जो भी हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी शेडी तरीके से लिया गया है, अश्विन ने कहा। तो ऐसा लगता है, ठीक है चिराग, ऐसा करो कि परचेज डिपार्टमेंट के इंचार्ज को कॉल करो और उनसे ये कह दो कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, हमारी कंपनी को उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है। आहान ने चिराग से कहा। ठीक है, अभी करता हूँ। चिराग तुरंत आहान की बात मान गया और अपना फोन निकालने लगा। तभी अश्विन ने कहा, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कैंसिल हो गया तो ये बात कंपनी के हाई पोस्ट वाले लोगों तक पहुंच जाएगी। ऐसे में अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो सबको पता चल जाएगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। अश्विन ये सब नहीं होने दे सकता था। तुमने कहा रुक जाओ और हम रुक गए, आहान ने कहा और अश्विन को देखते हुए कहा। फिर उसने चिराग की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल नहीं, तुम कॉल करो चिराग। हाँ आहान, अभी करता हूँ, चिराग ने कहा। उसे आहान पहले दिन से बहुत पसंद था और अब आहान के बारे में और जानकर वो उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसीलिए वो आहान की बात मानने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता था। जब अश्विन ने देखा कि चिराग सच में वहां के इंचार्ज को कॉल कर रहा है, तब अश्विन ने पूछा, आहान, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो, हम तो कलीग्स हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है जो हम डिस्कस ना कर सके। अच्छा, तब हम तुम्हारे कलीग्स हैं? जब हमें सबके सामने इंसल्ट कर रहे थे तब तुम्हें याद नहीं आया था? आहान ने कहा। दरअसल चिराग के पास वहां के इंचार्ज का कोई नंबर नहीं था। आहान जानता था कि अश्विन ऐसा कुछ करेगा, इसलिए उसने और चिराग ने ये प्लान सबसे पहले बनाया हुआ था। अगर अश्विन मान जाता तो वो ये नहीं करते, पर अश्विन मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सब किया। अरे मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, अश्विन ने कहा। अश्विन को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सब करने के लिए उसे कीर्ति ने कहा था और वो उसकी बात मान गया था। अब आहान ऑर्डर ले आया जो उसकी गाल पर करारा थप्पड़ था। वो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अश्विन के पास आहान से माफी मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं रख सकता था। ऐसे गलती मानोगे अपनी? आहान ने जमीन पर पड़े उसके और चिराग के सामान की तरफ देखते हुए कहा। अश्विन समझ गया था कि आहान क्या चाहता है। उसने तुरंत अमित से कहा, अमित, इन दोनों का सामान वापस जगह पर रख दो। अमित उनके सामने नहीं झुकना चाहता था। पर मैनेजर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अश्विन ने अमित को डांटते हुए कहा। सारा सामान अच्छे से टेबल पर रखो, अश्विन ने कहा। ओके, अमित ने दांत पीसते हुए कहा और सामान उठाने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अश्विन की बात नहीं टाल सकता था। उसकी वजह से ही वो इस कंपनी में अब तक टिका हुआ था। आहान, देखो, अश्विन ने कुछ बोलना चाहा, पर आहान ने उसकी बात काट दी। तुम भी उठाओ हमारा सामान, आहान ने कहा। हाँ, अश्विन ने कहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसकी मैनेजर की पोजीशन अब आहान के हाथों में थी, इसलिए वो आहान की बात मान गया और सामान उठाने लगा। यह सीन देखकर सब लोग हैरान थे। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर एक मामूली से एम्प्लॉय की बात मान रहा था। कीर्ति ये सब कुछ देख रही थी। कीर्ति अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। उसे अश्विन को आहान की वजह से ऐसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अश्विन और अमित ने जल्दी से आहान और चिराग का सारा सामान उनकी जगह पर रख दिया। इसके बाद अश्विन मुस्कुराते हुए आहान के पास गया और उससे बोला, आहान, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। विनोद अंकल की खातिर प्लीज मुझे माफ कर देना। इसके अलावा तुम्हें और चिराग को मैं रिवॉर्ड भी दूंगा। मैं तुम्हारी सैलरी का 50% ज्यादा दूंगा तुम्हें। ये बात सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। आहान ने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके लिए ये इंक्रीमेंट कोई मायने नहीं रखता था। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि फैल्कन इंडस्ट्रीज की CEO शनाया थी। आहान ने अश्विन को घूरा और फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर टेबल पर रखकर
वहां से चला गया। अश्विन जल्दी ही मान गया था, इसलिए आहान को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। पहले आहान ने सोचा कि वो अश्विन को मैनेजर की पोजीशन से निकाल देगा, पर ऐसा होता तो अश्विन उसकी जान के पीछे पड़ जाता। इसके अलावा उसके पोस्ट से हट जाने के बाद आहान को वो पोजीशन लेनी पड़ती जो उसके लिए पॉसिबल नहीं थी। आहान नहीं जानता था कि वो यहाँ कब तक रहने वाला था। इसके अलावा अगर वो मैनेजर की पोस्ट पर आ जाता तो शनाया को पता चल जाता कि आहान उसके अंडर फैल्कन इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है। चिराग को मैनेजर की पोजीशन नहीं दी जा सकती थी क्योंकि उसकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी। इसके अलावा सबके मन में सवाल आते कि चिराग मैनेजर कैसे बन गया। इसलिए आहान ने इस मैटर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अश्विन को उसकी पोस्ट पर रहने दिया। अश्विन अपने ऑफिस में था तब कीर्ति वहां गुस्से में आई। अश्विन, तुमने उस फटीचर की सैलरी क्यों बढ़ाई? वो ये डिजर्व नहीं करता, कीर्ति ने गुस्से में कहा। आहान को लाइफ केयर हॉस्पिटल से भी कॉन्ट्रैक्ट का कमीशन मिल रहा था, फैल्कन से भी मिल रहा था और अब अश्विन ने भी उसकी सैलरी बढ़ा दी थी। कीर्ति से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कीर्ति गुस्से से पागल हो रही थी। वो क्या डिजर्व करता है क्या नहीं, तुम नहीं बताओगे मुझे, समझी? अश्विन ने कहा। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कीर्ति को अश्विन की टोन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कीर्ति, ये जो सब हुआ ये ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे आहान को लाइफ केयर भेजने के लिए कहा। अगर तुमने ये नहीं कहा होता ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। अश्विन ने कहा। तो तुम कह रहे हो कि ये सब मेरी गलती है? कीर्ति ने कहा। तुम्हारी नहीं तो क्या मेरी गलती है? इडियट। अगर मैं आहान को इंक्रीमेंट नहीं देता तो मेरी मैनेजर की पोजीशन आज चली जाती। फिर तुम किसके आगे पीछे घूमती? उसको पैसे देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी पोजीशन बचाना था। तुम समझती क्यों नहीं? अश्विन ने कहा। अश्विन पहले से ही बहुत गुस्से में था। ऊपर से कीर्ति के एटीट्यूड ने आग में घी डालने का काम किया था। ये सुनकर कीर्ति को शर्म आ गई। उसे एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं उसकी गलती तो थी ही। अगर अश्विन उसे रिवॉर्ड नहीं देता तो आहान उसकी पोजीशन ले लेता और फिर बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इसके बारे में जरूर बताता। सॉरी अश्विन, गलती मेरी थी, मैंने ये सब सोचा ही नहीं, कीर्ति ने कहा। अगर तुम सोच पाती तो ये सब नहीं होता। अश्विन ने कीर्ति को ताना मारा। अब जाने दो इसे, मैं आहान के बारे में सोच रहा हूं। आहान के बारे में? हाँ, आहान जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। अगर वो लाइफ केयर से रिवॉर्ड ला सकता है और ऑर्डर भी ला सकता है तो मतलब कुछ तो बात है जो हम नहीं जानते। अश्विन ने कहा। हमें पता लगाना ही होगा कि आहान ये डील कैसे क्रैक कर पाया। इस बात को इतनी सीरियसली लेने की जरूरत क्या है? कीर्ति ने कहा। मैं काफी बार लाइफ केयर हॉस्पिटल गया हूं, मैं जानता हूं वहां के लोग कैसे हैं। वो आहान और चिराग जैसे को भी एंटरटेन कभी नहीं कर सकते। कुछ तो बात है। अश्विन ने कीर्ति से चुपचाप कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसके सामने गिड़गिड़ाया हो। कीर्ति ने कहा। कीर्ति, तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है? ये कॉन्ट्रैक्ट 30 करोड़ का है। कौन सा इंसान बस गिड़गिड़ाने से किसी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है? अश्विन कीर्ति की बातों से इरिटेट हो रहा था। मुझे लगा वो घर जमाई था, उसकी खुद की कोई पहचान या सेल्फ रिस्पेक्ट तो वैसे भी नहीं है। फिर वो ये? कीर्ति ने कहा। जाने दो इसे, तुम विनोद अंकल से इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करना। इस वक्त आहान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अश्विन ने कहा। ओके, मैं डैड से बात करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी ज्यादा कुछ पता होगा। कीर्ति ने कहा। क्या अश्विन और कीर्ति आहान के बारे OMG गाइस, तो चलिए देखते हैं आगे आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि गाइस स्टोरी है ना उस लेवल पे जाएगी। आई डोंट नो कि क्या होगा आगे, बट जो भी होगा सच में मज़ा आएगा। तो चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब वही करना जिसको आगे की स्टोरी देखनी हो, वरना मत करना, ठीक है? चलिए देखते हैं लास्ट में। ऑफिस से निकलने के बाद आहान होटल पहुंचा। वो अतुल, देवांश और उसके भाई बहन अभी भी वहीं रह रहे थे। जब वो वहां पहुंचा तब सब अतुल के रूम में थे। वहां पर 2 लोग और थे। एक रक्षित था, दूसरे ने व्हाइट ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो लक्ष्मी थी। आहान ने उसे वहां सबसे मिलने के लिए बुलाया था। वो चाहता था कि अतुल उसे मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में थोड़ी जानकारी दे। आहान नहीं चाहता था कि लक्ष्मी अपने कोई भी फैसले पर रिग्रेट करे। जूनियर मास्टर, देवांश और बाकी सब ने कहा और अपनी गर्दन झुका ली। ब्रदर आहान,
रक्षित ने कहा। आहान को देखकर वो पांचों खड़े हो गए। लक्ष्मी पहले से खड़ी हो गई थी। आहान ने सबको मुस्कुराहट कर ग्रीट किया और फिर लक्ष्मी से पूछा, मिस लक्ष्मी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मार्शल आर्ट की दुनिया इस दुनिया से बहुत अलग है। मास्टर, ग्रैंड मास्टर, कितना कुछ है यहाँ पर। लक्ष्मी ने कहा। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और आंखों में चमक थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि किस दुनिया में वो रह रही थी। उसके अलावा भी एक दुनिया और होगी। उसने हमेशा सोचा था कि दुनिया में जन्म लेना, जीना, काम करना और मरना ही होगा, पर मार्शल आर्ट की दुनिया अलग थी। यहाँ पर प्यार और दुश्मनी दोनों थी। लोग एक दूसरे की मदद भी करते थे और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार भी रहते थे। आहान ने लक्ष्मी को ये दुनिया दिखाई और इसके लिए लक्ष्मी उसकी शुक्रगुजार थी। थैंक यू आहान। लक्ष्मी ने बहुत सीरियसली आहान को अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। अतुल से बात करने के बाद उसे समझ आ गया था कि एक मार्शल आर्टिस्ट और एक साधारण इंसान में बहुत फर्क था। मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुमसे वही कहूंगा जो मेरे टीचर ने मुझे कहा था। मैंने बस तुम्हें मार्शल आर्ट की दुनिया में आने का मौका दिया है। तुम मार्शल आर्टिस्ट बनकर इस दुनिया में अपनी जगह बना पाती हो या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है, आहान ने कहा। लक्ष्मी आहान की बात पर बहुत ध्यान दे रही थी। अतुल ने तुम्हें समझा दिया होगा। मार्शल आर्ट में हर आर्टिस्ट का लेवल होता है और हर लेवल पहले वाले से ज्यादा मुश्किल होता है। स्टेज 1 एंट्री लेवल होता है, जिसके बाद स्टेज 2 जिसे पार करना मुश्किल होता है, फिर मास्टर और उसके बाद ग्रैंड मास्टर। हर लेवल का अपना शाम और रिस्पेक्ट है। मास्टर बनाने के बाद भी बहुत कुछ नया सीखना पड़ता है, तब भी कोई ग्रैंड मास्टर बन सकता है, आहान ने समझाया। मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ का हर रूल शिद्दत से फॉलो करना पड़ता है। तुम यहाँ का कोई भी रूल नहीं तोड़ सकती। इसके अलावा स्टेज 1 के मार्शल आर्टिस्ट को तो बोलने का हक भी नहीं है। तुम मार्शल आर्ट की दुनिया को जितना खूबसूरत समझती हो, वो उतनी खूबसूरत नहीं है। एक बार इसमें आ जाने के बाद मुझे लगता है कि तुम इसमें आना रिग्रेट करोगी, आहान ने कहा। आहान को डर था कि जब लक्ष्मी ये दुनिया करीब से देख लेगी तब उसे एहसास होगा कि उसने गलत फैसला लिया है। आखिर कोई भी चीज दूर से अच्छी ही लगती है। मैं बात का तो नहीं जानती, पर अभी मैं ये अपना फैसला रिग्रेट नहीं कर रही हूँ, लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। लक्ष्मी के मन में पहले बहुत डाउट्स थे, पर अतुल की बातें सुनने के बाद उसका मन बिल्कुल पक्का हो गया था। वो इस दुनिया में कदम रखना चाहती थी और हीरो बनना चाहती थी। ये जो तुम्हारे सामने लड़की है ना, इसने मार्शल आर्ट्स बचपन से प्रैक्टिस की है, इसलिए आज ये बहुत स्ट्रांग है और पावरफुल है। ये किसी से नहीं डरती। तुम्हें इसके जैसा बनना है, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा। आहान ने तन्वी के बारे में लक्ष्मी को बताया। मैं अपना 100% दूंगी, लक्ष्मी ने कहा। सब ने मिलकर लक्ष्मी को कुछ बातें और समझाई। इसके बाद रक्षित आहान को पकड़कर साइड में ले गया। क्या बात है रक्षित, आहान ने पूछा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, रक्षित ने कहा। वो लोग मनाली आ गए, रक्षित ने कुछ सोचते हुए कहा। आहान का दिल बैठ गया। वो जानता था कि रक्षित किसकी बात कर रहा था। ब्लैक निंजा ग्रुप मनाली आ गया, आहान ने परेशान होते हुए कहा। वो मनाली क्यों आया है, आहान ने रक्षित से पूछा। मुझे नहीं पता, इतना पता है कि जो आया है वो ब्लैक निंजा ग्रुप के मास्टर का लास्ट स्टूडेंट है, रक्षित ने जवाब दिया। मुझे हेडक्वार्टर से कल ही इंफॉर्मेशन मिली थी। ब्लैक निंजा ग्रुप के हेड को मनाली चेंबर ऑफ कॉमर्स से बुलाया है और एक एडवाइजर के तौर पर। सुना है 2 शहरों के कॉमर्स चेंबर्स के बीच में सख्ते का कंपटीशन होने वाला है। रक्षित के पास जितनी इंफॉर्मेशन थी उसने वो आहान को बता दी। वो सट्टेबाजी में हिस्सा लेने आया है, आहान ने मन में सोचा। वो इतने बड़े मास्टर का लास्ट डिसाइपल था, वो इस काम के लिए यहाँ तो नहीं आ सकता। रक्षित, पाव के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे वो मनाली में ही रहे, आहान ने कुछ सोचने के बाद बोला। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनसे लड़ना चाहता था। अगर आहान ने इस ब्लैक निंजा को मार दिया तो पूरा ब्लैक निंजा ग्रुप सदमे में चला जाएगा और उनके बीच हंगामा मच जाएगा। ब्रदर आहान, आप जो सोच रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। ब्लैक निंजा को मारने के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, रक्षित ने कहा।
रक्षित अच्छे से जानता था कि आहान मन में क्या सोच रहा है। वैसे भी वो ऑफिशियल काम से आ रहा है। अगर हमने कुछ भी किया तो हम पर बहुत सवाल उठेंगे और जनरल पब्लिक भी हमारे बारे में पता कर पाएगी। रक्षित ने आहान से कहा। ये सब सुनकर आहान नाराज हो गया। ऑफिशियल आइडेंटिटी के साथ जो भी आ रहा था उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता था। रक्षित को जो बात परेशान कर रही थी वो ये थी कि ब्लैक निंजा में भी मार्शल आर्ट्स की तरह 4 लेवल होते हैं। जो मनाली आया था वो 10 साल पहले ही 2nd लेवल पार कर चुका था। इसका मतलब इस वक्त उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। मार्शल आर्ट्स की तरह ही ब्लैक निंजा में भी हर लेवल को पार करना बहुत मुश्किल होता है। हर लेवल का अपना चार्म और इज्जत थी। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्लैक निंजा में 3 सेक्टर होते हैं। इन तीनों सेक्टर के 3 लीडर होते हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं। ब्लैक निंजा ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो साथ मिलकर काम करता है। अपने दुश्मन को मारने के लिए ये तीनों सेक्ट्स एक साथ आ जाते हैं। वहीं आहान ये सोच रहा था कि अगर ब्लैक निंजा ग्रुप का कोई इतना पावरफुल इंसान यहाँ आया है तो इस बारे में सट्टेबाजी में तो कुछ अलग और बड़ा होने वाला था। इस बार गैम्बलिंग में कुछ अलग होने वाला है क्या? आहान ने रक्षित से कहा। हर बार के मुकाबले इस बार प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लगभग 70 करोड़। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ 70 करोड़ के लिए नहीं आया है, रक्षित ने कहा। अगर कोई और रक्षित की ये बात सुनता तो वो उसे पागल डिक्लेयर कर देता। 70 करोड़ के लिए भला कौन नहीं आएगा? पर आहान जानता था कि रक्षित सच बोल रहा था। वो ब्लैक निंजा था, वो भी मास्टर लेवल पर। सिर्फ पैसों के लिए वो वहां नहीं आने वाला था। मार्शल आर्टिस्ट ने बहुत बार ब्लैक निंजा को मारने का प्लान बनाया था पर वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। ब्रदर आहान, एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक निंजा केशव आपके लिए यहाँ आया हो? रक्षित ने पूछा। मेरे लिए? आहान कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि रक्षित ऐसा क्यों बोल रहा था। मैं आपसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स की मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला था, पर 3 दिन पहले कोई अनजान यहाँ आया था जिसके कहने पर केशव यहाँ आने के लिए मान गया, रक्षित ने कहा। इसका मतलब ये था कि कोई मनाली में जासूस बनकर था और शायद उसे आहान के बारे में पता चल गया था, इसलिए केशव आने के लिए मान गया। आहान नारायण का स्टूडेंट था। अगर वो आहान को मार देते तो पूरा ब्लैक निंजा ग्रुप खुशी में नाचने लगता। इसका मतलब साफ था कि केशव अपने ग्रुप के साथ आहान के लिए ही आया था। आहान के चेहरे पर एक अलग सा एक्सप्रेशन आ गया। उसने सोचा कि वो ब्लैक निंजा से नहीं भिड़ेगा, पर ये तो खुद आहान को प्रोवोक कर रहे थे। ब्रदर आहान, ये सब मेरे अंदाजे हैं, मैं कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कह रहा, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप कुछ दिन हमारे दिल्ली वाले ब्रांच पे चले जाएं, वहां आप आराम से सेफ रह सकते हैं, रक्षित ने कहा। आहान की सच्चाई बहुत कम लोग जानते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई नहीं जानता था। ब्लैक निंजा ग्रुप के जासूस बहुत स्मार्ट और तेज थे। उन्हें इस बात का पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। मैं जानता हूँ रक्षित, आपको मेरी फिक्र है, पर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा मैं दिल्ली। रक्षित को आहान की फिक्र थी, इसलिए उसने आहान से ये कहा था। वॉर अलायंस भी आहान की मदद के लिए तैयार था क्योंकि वो रक्षित का दोस्त था, पर आहान उनकी ये मदद नहीं ले सकता था। वो नारायण का स्टूडेंट था, इसलिए खतरे से डरकर वो भाग नहीं सकता था। वो किसी भी कीमत पर केशव के हमले का जवाब देना ही चाहता था। केशव ब्लैक निंजा को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहीं आहान नारायण को रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसे में वो अपने गुरु की गर्दन नीचे नहीं झुका सकता था। ये लड़ाई जिंदगी और मौत की होने वाली थी। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता था। रक्षित ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि आहान का क्या फैसला होगा। आहान यंगेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर था। इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो 10th मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर भी बन सकता था। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। केशव मनाली कल आएगा और यहाँ पर 15 दिन रुकेगा। इन 15 दिन में आप सेफ रहना। अगर वो यहाँ आपके लिए आया है तो वो आपको ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा और आप पर कभी भी अटैक कर सकता है, रक्षित ने कहा। रक्षित को सच में आहान की बहुत फिक्र हो रही थी। मैं अपना ध्यान रखूंगा, आहान ने कहा। आहान अपनी जिंदगी रिस्क में डालने वाला नहीं था। भले ही वो बहुत स्ट्रांग था, पर वो किसी दूसरे को
अंडर एस्टिमेट नहीं करता था। वॉर अलायंस भी 24 घंटे केशव के एक्शंस और आप पर नजर रखेगा। मुझे जितनी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी मैं उतना आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस ज्यादा उम्मीद रखना बेकार होगा, रक्षित ने कहा। आहान के बारे में वॉर अलायंस में किसी को नहीं पता था, क्योंकि आहान चाहता था उसकी असलियत किसी को पता न चले। वहीं केशव पर नजर रखकर इंफॉर्मेशन निकालना नामुमकिन के बराबर था, इसीलिए रक्षित बस कोशिश ही कर सकता था। एक बात और थी जिससे रक्षित परेशान हो रहा था। जो भी ब्लैक निंजा ग्रुप को इंफॉर्मेशन दे रहा था वो वॉर अलायंस में से ही था। इतने सालों में वो उस आदमी को अब तक पकड़ नहीं पाए थे। थैंक यू रक्षित, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, आहान ने कहा। इतने में आहान का फोन बजा। फोन पर हिमानी का नाम फ्लैश हो रहा था। आहान ने सोचा, हिमानी इस वक्त कॉल क्यों कर रही है। आहान ने जैसे ही फोन उठाया किसी ने हड़बड़ा कर कहा, जल्दी यहाँ पहुंचो, कोई हिमानी के साथ जबरदस्ती कर रहा है और उसे वाइन पिला रहा है। वाइन पिला रहा है? आहान ने सोचा। तुम कहाँ से बोल रही हो? आहान ने पूछा। रेड मैपल होटल, रूम नंबर 888। उस लड़की ने कहा। वो लड़की शायद हिमानी की दोस्त थी जो उसे परेशान लग रही थी। उसकी आवाज में साफ साफ पता चल रहा था कि हिमानी मुसीबत में थी। आहान ने फोन रखते ही रक्षित से पूछा, ये रेड मैपल होटल यहाँ से कितना दूर है? बाय कार 20 मिनट, रक्षित ने कहा। क्या तुम मुझे वहां 10 मिनट में पहुंचा सकते हो? आहान ने पूछा। आहान हिमानी को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। वो नहीं जानता था कि हिमानी किसी मुसीबत में हो, और वो मुसीबत कितनी बड़ी है ये भी वो नहीं जानता था, इसलिए उसे ज्यादा बेचैनी हो रही थी। हाँ बिल्कुल, चलिए मेरे साथ, मेरी कार नीचे ही है, रक्षित ने कहा। उसने आहान की परेशानी देख ली थी, इसलिए उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। ठीक है चलो, आहान ने कहा। इस वक्त आहान रक्षित पर भरोसा कर सकता था। दोनों रक्षित की व्हाइट स्पोर्ट्स कार में बैठकर रेड मैपल होटल की तरफ रवाना हुए। रक्षित की कार लेटेस्ट मॉडिफिकेशंस के साथ थी, इसलिए आहान को भरोसा था कि वो लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। क्या आहान टाइम पर हिमानी के पास? देखते हैं क्या चल रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब तभी करना जब आगे के एपिसोड्स देखने हो, वरना मत करना, ठीक है? चलिए देखते हैं, लेट्स डू इट। रेड मैपल होटल का रूम नंबर 888 पूरी तरह तहस महस था। चारों तरफ शराब की बोतल बिखरी हुई थी और सब लोग नशे में थे। हिमानी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो रखा था और उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वाइन पीने के बाद उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं बची थी। जहां काफी लोग जमीन पर पड़े हुए थे, वहीं हिमानी सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो उसे बुला रही थी। हिमानी, हिमानी, उठो, आंखें खोलो, उस लड़की ने कहा। उस लड़की का नाम राशि था और वो हिमानी की रूम में थी। जब इतनी बार उसे उठाने की कोशिश करने के बाद हिमानी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तब राशि ने सोचा, पता नहीं इसका बॉयफ्रेंड कब आएगा। जब राशि ने हिमानी को फिर से उठाने की कोशिश की, तब वहां एक लंबा लड़का आ गया। हिमानी को इस हालत में देखकर वो मुस्कुराने लगा। उसके मन में हिमानी को लेकर अलग अलग ख्याल आने लगे। राशि, बताया कि तुम्हारे दोस्त काफी नशे में है। ये सीनियर, हिमानी ने ज्यादा पी ली थी, मैं बस इसे ले जा रही हूँ, राशि ने जबरदस्ती मुस्कुराती हुए कहा। वो हिमानी की मदद करना चाहती थी, पर उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। राशि, इस मैटर में मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता हूँ? तुम हिमानी को मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं इसे ले आऊंगा, उस लड़के ने कहा। नहीं सीनियर, इसकी जरूरत नहीं है, हिमानी मेरी रूममेट है, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। थैंक यू फॉर योर गुड इंटेंशंस, राशि ने कहा। राशि अच्छे से जानती थी कि ये लड़का कबीर कैसा था। वो बस दुनिया के सामने अच्छा देखने का और जेंटलमैन होने का दिखावा करता था। असल में वो एक बहुत ही घटिया लड़का था। वो 3 साल से यूनिवर्सिटी में था और उसने बहुत सारी लड़कियों को मोलेस्ट किया था। बहुत सारी लड़कियों ने उसकी वजह से सुसाइड किया था, पर इस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा था। राशि, इज्जत मत करो और मेरी बात मान लो, कबीर ने जोर देते हुए कहा। दरअसल सीनियर, वो इसका बॉयफ्रेंड मसा भी आता ही होगा, राशि ने कहा। उसका शरीर कांप रहा था। इट्स अ लाई, किसी ने रूखी आवाज में कहा। ये कबीर का दोस्त भाविक था। उसकी स्किन डार्क थी और टी शर्ट से उसके मसल्स साफ नजर आ रहे थे।
राशि और कबीर इस वक्त भाविक को देख रहे थे। राशि को समझ नहीं आ रहा था कि भाविक ने ऐसा क्यों कहा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने हिमानी का बैकग्राउंड चेक नहीं किया है? हिमानी की मॉम एक नॉर्मल वर्कर है और उसके पापा उन्हें बहुत साल पहले छोड़कर चले गए, तब से दोनों माँ बेटी अकेले रह रहे हैं, भाविक ने कहा। और यहाँ तक बात उसकी बॉयफ्रेंड की है ना, तो हिमानी के क्लासमेट से मुझे पता चला है कि उसका अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। उसने कभी स्कूल से ज्यादा बात नहीं की किसी से भी, और फिर बॉयफ्रेंड कहाँ जाएगा? भाविक ने अपनी बात पूरी की। बॉयफ्रेंड नहीं है? राशि कंफ्यूज हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हिमानी के फोन में ज्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उन सब के आगे हिमानी ने कुछ कमेंट डाला हुआ था। उस अहान के नाम के आगे कुछ नहीं था, इसलिए राशि को लगा कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही होगा। अब राशि सोच रही थी कि क्या वो लड़का वहां आएगा। राशि, अब तुम्हारा नाटक हो गया तो दफा हो गया यहाँ से। आज रात के लिए हिमानी मेरे और भाविक के साथ रहेगी, कल सुबह हम उसे वापस भेज देंगे। जाओ, कबीर ने गुस्से में कहा। राशि भी बहुत सुंदर थी और उसका फिगर भी बहुत अच्छा था, पर उन्होंने उसे ये सब नहीं कहा, जो कि राशि का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल था। राशि हिमानी को घूरने लगी। हिमानी राशि की बहुत खास दोस्त नहीं थी, वो बस कुछ दिन पहले ही मिले थे। हिमानी राशि की तरह नई और इनएक्सपीरियंस थी। यही कारण था कि राशि को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। कबीर का बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल था। वो मनाली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट था। उसके पेरेंट्स के भी अच्छे कनेक्शन थे। वहीं भाविक की फैमिली भी मनाली कॉमर्स चेंबर्स में हाई पोस्ट पर थी, और कबीर वो खुद ही टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट था। हिमानी के पास इन दोनों लड़कों से बचने का वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं था। अगर स्टार्टिंग में राशि ने उसकी बात नहीं मानी होती तो वो अब तक उनके बैक पर होती। बहुत सोचने के बाद राशि ने अपना सर उठाया और सीनियर से कहा, सीनियर कबीर, सीनियर भाविक, मुझे फोन कॉल करना है। फोन कॉल? कबीर ने कहा। तुम मदर बुलाना चाहती हो? हाँ, राशि ने जवाब दिया। अगर कोई और होता तो वो राशि को थप्पड़ मारता, पर कबीर और भाविक ने ऐसा नहीं किया। उनके हिसाब से वो किसी से भी आसानी से डील कर सकते थे। जैसे कि राशि ने सोचा था, दोनों में से किसी को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि दोनों मुस्कुराने लगे। किसे बुलाना है तुम्हें मदद के लिए? भाविक ने पूछा। हिमानी के बॉयफ्रेंड को, राशि ने कहा। राशि अहान से मदद लेना चाहती थी, क्योंकि वो अकेली हिमानी की मदद नहीं कर सकती थी। अगर वो उसकी मदद करने के लिए ज्यादा इंसिस्ट करती तो वो खुद भाविक और कबीर के बीच में फंस जाती। इसलिए इस वक्त उसकी सारी उम्मीदें अहान से ही थी। वो नहीं जानती थी कि अहान और हिमानी के बीच में कैसा और क्या रिश्ता है, पर उसका गर्ल इंस्टिंक्ट कह रहा था कि अहान से मदद की उम्मीद की जा सकती थी। अगर अहान भी उसकी मदद करने नहीं आता या नहीं कर पाता तो राशि हिमानी पर तरस खाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। तुम फिर से शुरू हो गई? मैंने एक बार बोला तो तुम्हें समझ नहीं आया क्या? हिमानी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जो भी है कबीर ही है। बार बार एक ही बात बोलना बंद करो, भाविक ने गुस्से में कहा। सीनियर भाविक, मैं झूठ नहीं बोल रही, हिमानी का सच में बॉयफ्रेंड है, राशि ने कहा। राशि जानती थी कि अहान वहां आएगा और पुलिस को लेकर आएगा। इससे हिमानी आसानी से बच सकती थी और भाविक और कबीर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वक्त राशि के लिए उन दोनों से बात करके टाइम वेस्ट करना बहुत जरूरी था। मुझे भरोसा नहीं है, हमें बेवकूफ बनाना बंद करो, भाविक ने कहा, और राशि को मारने ही वाला था कि कबीर ने कहा, लेट इट बी भाविक। कबीर? भाविक कंफ्यूज हो गया। भाविक को समझ आ गया था कि राशि उनका टाइम वेस्ट करवा रही थी। ऐसे जो करना है करने दो, मैं भी तो देखो हिमानी का बॉयफ्रेंड कौन है और क्या कर सकता है। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो उस लड़की को मुझसे छीन सके जिसे मैंने पसंद किया है, कबीर ने इतराते हुए कहा। यह सुनकर राशि बहुत डर गई। अगर आज अहान पुलिस को नहीं ले आया तो ना वो हिमानी को बचा पाएगा और ना ही खुद यहाँ से बचकर जा पाएगा। कबीर, तुम्हारी ये बात सुनकर तो मजा आ गया भाई। कोई भी इस लड़की को हमसे दूर नहीं ले जा सकता अब, भाविक ने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। भाविक ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधा एक टेबल की साइड पर गया और ग्लास में वाइन डालकर उसे ग्रेसफुली पीने लगा। राशि, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? एक लड़की ने कहा। वो राशि को बहुत सिंपैथी के साथ देख रही थी। साक्षी,
अब भी इतनी शर्म है कि तुम मुझसे बात करने आ गई, राशि ने कहा। साक्षी को देखकर राशि की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। साक्षी भी उनकी रूममेट थी, साथ ही हिमानी को धोखे से वहां लाई थी और इसे सबसे ज्यादा वाइन भी साक्षी ने ही पिलाई थी। राशि ने सुना था कि साक्षी कबीर की गर्लफ्रेंड थी, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। साक्षी कबीर की हर बात मानती थी। पहले राशि को इस बात पर भरोसा नहीं था, पर आज ये सब देखकर उसे भरोसा हो गया था। कबीर के लिए साक्षी इंसानियत भी भूल चुकी थी। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो राशि? मैंने जो किया हिमानी के अपने भले के लिए किया, साक्षी ने कहा। हालांकि राशि ने उसे सबके सामने डांटा था, पर उसे इस बात से कोई बुरा नहीं लग रहा था। हिमानी की भलाई? तुमने ये सब बोलने की हिम्मत कहां से लाई? राशि ने कहा। राशि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना चीप और घटिया कैसे हो सकता है। मैं जानती हूँ तुम यही कहोगी, साक्षी ने कहा और मुस्कुराने लगी। मेरा तरीका भी गलत था, पर मेरे इंटेंशंस बुरे नहीं थे। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि जिन लड़कियों का कोई बैकग्राउंड नहीं होता उनके साथ क्या होता है। और हिमानी तो इतनी सुंदर है, वो इस दुनिया से बिना एक्सपीरियंस कैसे डील कर सकती है, साक्षी ने कहा। साक्षी की बात सही थी। हिमानी बहुत सीधी और सुंदर लड़की थी और पावरफुल भी नहीं थी। ऐसे में वो किसी न किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जरूर फंसती। इसके बाद वो किसी भी कीमत पर खुद को नहीं बचा सकती थी। राशि के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हुए देख साक्षी खुश हो गई। उसने तुरंत अपनी बात कहना शुरू किया। हमें हिमानी को कबीर और भाविक के साथ छोड़ देना चाहिए। दोनों के बैकग्राउंड तुम्हें पता है। अगर हिमानी उन्हें खुश कर पाई तो उसकी लाइफ टाइम ऐश होगी। शराब, राशि ने गुस्से में कहा। तुमने सबको अपने जैसा गिरा हुआ समझ रखा है क्या? तुम्हारी बात सही है। अगर हिमानी इन दोनों को खुश कर पाई तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। पर तुमने उससे पूछा, उसका ओपिनियन लिया, फिर जानने की कोशिश की आखिर हिमानी क्या सोचती है? क्या वो ऐशो आराम के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? किसी ने पूछा हिमानी से? राशि ने कहा। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। तुमने नहीं पूछा, बस अपनी सोच उस पर थोप रही हो। राशि का गुस्सा उसकी आवाज से साफ झलक रहा था। साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। राशि की बातें उसके मुंह पर करारा थप्पड़ था। साक्षी ने अपने गुस्से को शांत किया और कहा, हाँ, मैंने नहीं पूछा हिमानी से, पर तुम्हें कैसे पता है कि वो क्या सोचती है? हो सकता है हिमानी भी वही सोचे जो मैं सोच रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, हिमानी ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। राशि ने तुरंत साक्षी की बात को नकार दिया। ऐसी लड़की नहीं? तुम्हें कैसे पता? साक्षी मुस्कुराने लगी। राशि, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हर लड़की जो इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, उसे अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हिमानी भी आज नहीं तो कल किसी ना किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज जरूर करेगी। आखिर जिंदगी की तकलीफें वो कब तक सहन करेगी? साक्षी ने राशि को समझाते हुए कहा। साक्षी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? राशि ने कहा। राशि को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी रूममेट इतनी अच्छी दोस्त ये सब बातें बोल रही थी। राशि और साक्षी बहुत देर से आर्ग्यू कर रही थी और कबीर और भाविक आराम से वाइन पी रहे थे। भाविक ने कबीर से कहा, ब्रो, साक्षी तो कमाल है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इसके साथ एक रात स्पेंड कर सकता हूँ? भाविक की आंखों में लस्ट साफ नजर आ रही थी। साक्षी सुंदर नहीं थी, पर उसका फिगर बहुत खूबसूरत था। क्या चल रहा है? ब्रदर, भाइयों में कैसी प्रॉब्लम? तुम जब चाहे तब साक्षी के साथ एक नाइट स्पेंड कर सकते हो, कबीर ने कहा। थैंक्स ब्रो, भाविक ने कहा। भाविक साक्षी को घूर रहा था। इस वक्त राशि और साक्षी अब भी आर्ग्यू कर रही थी। अगर साक्षी को पता होता कि उसके बारे में क्या बातें हो रही थी तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करती। आखिर दूसरों को कुछ भी कहना आसान था, पर खुद सुनना मुश्किल। साक्षी, मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी। हिमानी का बॉयफ्रेंड आएगा और वही सब हैंडल करेगा, राशि ने कहा। तभी अचानक से किसी ने रूम के दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया था। सब चौंक गए। डिम लाइट में दो लोग नजर आ रहे थे। एक आहान था और एक रक्षित था। दोनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उन दोनों को देखकर सब समझ गए थे कि वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हैं। तभी एक लड़का आया और आहान से सवाल करने लगा। कौन है तुम? यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। आहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
बल्कि सीधा हिमानी के पास जाने लगा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे सवाल किया। उस लड़के ने फिर से आहान से कहा और आहान के पीछे जाने लगा, पर इतने में रक्षित ने उसे पीछे से पकड़कर उठाया और पास ही टेबल पर फेंक दी। फिर रक्षित ने ये सब बहुत एफर्टलेसली किया था, जिसे देखकर सब हैरान थे। सबसे ज्यादा हैरानी भाविक को हुई थी। भाविक और कबीर को देखकर आहान समझ गया था कि ये दोनों ही उनके लीडर हैं। अब आहान हिमानी को कैसे बचाएगा? माय गॉड गाइस, काफी अच्छा लगा, बट जो बीच में था मैंने नहीं सुना क्योंकि वो थोड़ा समझ रहे हो अनएक्सपेक्टेड बोल रहे थे, तो मुझसे सहन नहीं हुआ, तो सॉरी। बट आगे जो होगा मजा आएगा, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, लास्ट। जब राशि ने देखा कि आहान उनकी तरफ आ रहा था, तब उसने धीरे से आहान से पूछा, पुलिस कहाँ है? पुलिस नहीं है, आहान ने कहा। आहान जानता था कि ये लोग अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे थी। अगर आहान पुलिस ले भी आता तब भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ ही देर में वो छूट जाते। इसलिए आहान ने फैसला किया कि वो उनसे खुद ही डील करेगा। पुलिस नहीं है? राशि पैनिक करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना पुलिस के वहां इस मैटर से कैसे डील करेंगे। कबीर और भाविक से लड़ना आसान नहीं था। वैसे भी वहां पर बहुत सारे लड़के थे जो आहान से आसानी से भिड़ सकते थे। राशि सोच रही थी कि आहान इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? तुम हिमानी को बचाना नहीं चाहते क्या? बिना पुलिस के ना तुम उसे बचा पाओगे और ना ही खुद बच पाओगे, राशि ने कहा। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगर आहान आराम से कबीर और भाविक से बात करता तो शायद फिर भी मान जाते वो, पर आहान ने एंट्री रूम का दरवाजा तोड़ दिया था। अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, आहान ने कहा। उसकी आवाज पानी की तरह शांत थी। आहान समझ चुका था कि वहां जो लीडर्स थे वो इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से थे। ये राशि के लिए बड़ी बात थी, पर आहान ने ऐसे बहुत सारे लोगों से डील किया था। You stupid! तुम जानते हो तुमने क्या किया? राशि ने पैर पटकते हुए कहा। राशि सोच रही थी कि उसे जब कॉल करने का मौका मिला ही था तो उसे आहान को नहीं बल्कि पुलिस को ही कॉल करना चाहिए था। इसके बाद आहान ने हिमानी को संभाला। हिमानी, 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 आहान ने 2-3 बार कहा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तब उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारे उसने। हिमानी की थोड़ी सी आंखें खुली, पर उसमें कुछ भी समझ पाने या बोल पाने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए उसने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। पर आहान को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि हिमानी ठीक थी। अंकल, आपकी स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं, हाफ फाइटर हैं क्या? इस वक्त भाविक रक्षित से बात कर रहा था। रक्षित के मूव ने वहां सबको चौंका दिया था, इसलिए अब उनका लीडर भाविक आगे आ गया था। रक्षित ने भाविक को देखा पर कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने आंखों से ही भाविक को समझा दिया था कि वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अंकल, आप तो बहुत एरोगेंट हो, भाविक ने कहा। एरोगेंट? रक्षित ने कहा और मुस्कुराने लगा। बच्चे, तुम नहीं जानते कि एरोगेंट का मतलब क्या है? रक्षित ने पूछा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही बता दो। भाविक के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। वो समझ गया था कि रक्षित कोई मामूली इंसान नहीं था। ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से एरोगेंट इंसान वही है जो दुनिया की भीड़ में शांत रहे, पर जब किसी को उसकी जरूरत हो तो वहां पर उसकी मदद करने पहुंच जाए, और मदद ऐसे करे कि सामने वाला फिर गलती करने के बारे में सोचे भी नहीं। एरोगेंट इंसान सिर्फ गुस्सा करने वाला नहीं होता, बल्कि वो होता है जो किसी की भी मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सके, रक्षित ने कहा। रक्षित की बात सुनकर सब शांत हो गए। भाविक का चेहरा भी लाल हो गया था। उसे समझ आ गया था कि रक्षित उसका मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? जो लड़का किसी लड़की को ऐसे परेशान कर सकता है, उसे शर्म भी आती है क्या? रक्षित ने ताना मारते हुए कहा। शराब, भाविक ने कहा। उसकी आंखें लाल थी और छाती गुस्से की वजह से फूल रही थी। और अगर मैं चुप नहीं हुआ तो तुम क्या कर लोगे? रक्षित ने कहा। तो उसने रक्षित को घूरा। वो एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए किसी आम इंसान पर अटैक नहीं कर सकता था। यह उनके रूल्स के खिलाफ था, पर उसका मतलब यह नहीं था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। भाविक गुस्से में चिल्लाने लगा। जैसे ही उसने रक्षित को अटैक करने के लिए हाथ उठाया, कबीर ने उसे रोक लिया। भाविक, अंकल से ऐसे बात मत करो, कबीर ने कहा। कबीर? भाविक कंफ्यूजन में कबीर को देखने लगा। जब उसने देखा कि कबीर सीरियस है
तब उसने कबीर से अपना हाथ छुड़वाया और कहा, सॉरी अंकल, मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। रक्षित ने भाविक को कुछ नहीं कहा, बस कबीर को देख लिया। कबीर जानता था कि अगर उसने भाविक को नहीं रोका होता तो रक्षित उसका बुरा हाल कर देता। इस लिहाज में कबीर भाविक से ज्यादा स्मार्ट था। ब्रदर, मैं आपको कैसे एडजस्ट करूं? कबीर ने आहान से पूछा। कबीर को पहले लगा कि ये मामूली लोग हैं, पर उसने जब देखा कि रक्षित बहुत स्ट्रांग है और उसका बहुत इंटिमिडेटिंग ऑरा है, तब कबीर ने सोचा कि शायद वो कोई मार्शल आर्टिस्ट है। कबीर समझता था कि ऐसे लोगों से पंगा नहीं लिया जा सकता था। भले ही भाविक के फैमिली के पुलिस में अच्छे कनेक्शंस थे, पर अगर रक्षित उसे कुछ कर देता तो कोई उससे कुछ सवाल नहीं करता। इसलिए कबीर ने भाविक को रक्षित पर हाथ उठाने से रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। ब्रदर, आपने... जब आहान ने कोई जवाब नहीं दिया तब कबीर ने फिर से पूछा, पर आहान ने उसकी बात काटते हुए कहा, एट लास्ट। आहान की आवाज में गुस्सा था। कबीर के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। कबीर ने एक लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया। ब्रदर, मैं तो बस जानना चाहता था कि... सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? आहान ने फिर से कबीर की बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ से दफा होने के लिए कह रहा हूँ। आहान ने कहा। हिमानी सेफ और सही सलामत थी, इसलिए आहान वहां किसी से भिड़ना नहीं चाहता था। उसने भाविक और कबीर को इग्नोर करना ही ठीक समझा। आहान का ऐसा एटीट्यूड देखकर पूरा रूम शांत हो गया था। पिन गिरने की आवाज तक आराम से सुनाई दे सकती थी। राशि अपने दांत पीसने लगी। वो आहान के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वो चाहती थी कि किसी तरह से वो कबीर से आहान की तरफ से माफी मांग ले। पर वहां जो हुआ उसके बाद सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कबीर पीछे हट गया। ओके ब्रदर, अगर तुम कह रहे हो तो मैं यहां से चला जाता हूं, कबीर ने कहा। कबीर? भाविक को विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर इतनी आसानी से पीछे हट गया था। वो आहान के सामने ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था? आहान ने नजर उठाकर कबीर को देखा। कबीर आहान को बहुत इंटरेस्टिंग और अजीब कैरेक्टर लगा। उसने इतने लोगों के सामने कबीर पर गुस्सा किया था, पर फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था। ये सब हो जाने के बाद आहान हिमानी को रूम से बाहर ले गया था। उसे पता था अब ये सब हो जाने के बाद वो हिमानी को अब परेशान नहीं करेंगे। हिमानी को नुकसान पहुंचाने से पहले अब वो लोग 2 बार सोचते जरूर। बच्चे, अगली बार बोलने से पहले सोच लेना, रक्षित ने भाविक से कहा। और आहान उसके पीछे चला गया। वहां मौजूद सब लोगों के चेहरे पर अलग एक्सप्रेशन थे। सबको ऐसे देखकर राशि भी वहां से आहान के पीछे चली गई। ब्रो, वो लोग कहां से आए थे? भाविक ने ना चाहते हुए भी पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर इतना क्यों डर गया था। पता नहीं, कबीर ने कहा। उसे सच में नहीं पता था कि आहान कहां से आया था, पर वो ये जानता था कि रक्षित मार्शल आर्टिस्ट था और वो वहां पर जितने लोग थे उन सबको एक साथ हैंडल कर सकता था। रक्षित का ऑरा बहुत डेडली था। तुम्हें नहीं पता? भाविक के चेहरे पर डिस्गस्ट था। कबीर किसी ऐसे के सामने हार मान गया था जिसके बारे में वो जानता भी नहीं था। भाविक, तुम जानते हो हमारे सर्कल में सबसे खतरनाक और डरावना क्या है? कबीर ने पूछा। कबीर ने भाविक के चेहरे पर सवाल पढ़ लिया था। क्या? भाविक ने पूछा। इग्नोरेंस, कबीर ने कहा। मतलब? भाविक को समझ नहीं आया कि कबीर क्या बोल रहा था। हाँ, हम हमेशा बहुत लोगों से लड़ते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई मामूली एम्प्लॉय हो या कोई भिखारी हो। यह सबका अपना अपना ऑरा होता है। गरीब लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता और अमीरों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है। सबका ऑरा हम बता देते हैं कि वो कैसा है। ये 2 लोग जो आए थे उनमें से एक आदमी का ऑरा बहुत खतरनाक था। बहुत खतरनाक था। वो मामूली इंसान नहीं था, वो बहुत बड़े लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था और हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते, कबीर ने समझाया। कबीर बहुत सीरियस था। क्या सच में ऐसा होता है? भाविक ने पूछा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम ऑफेंड नहीं कर सकते। हमारे पास जो पावर है वो आम लोगों से ज्यादा है, पर वो आम लोगों के सामने ही चल सकती है, मार्शल आर्टिस्ट के सामने नहीं। जितना जल्दी हम ये समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा।
कबीर ने कहा। रक्षित के ऑरा ने कबीर को अंदर तक हिला दिया था। भाविक, फ्यूचर में किसी को ऑफेंड करने से पहले उसकी ऑरा को पहचान लेना। इज्जत चली जाए, जान चली जाने से बेहतर होती है वो, कबीर ने कहा और एक लंबी सांस ली। कबीर, तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। भाविक डिसअपॉइंटेड तो था, पर वो कबीर की बात मान गया था। रेड मैपल होटल से निकलने के बाद राशि आहान को ढूंढने लगी। उसका सर चकराया हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी बड़े तमाशे के बिना वो और हिमानी उस होटल से बाहर आ गए थे, जबकि वहां ना कोई पुलिस थी और ना कोई और लोग, बस आहान और रक्षित ही थे। आहान इस वक्त हिमानी को गोद में उठाए हुए था और कार की तरफ जा रहा था। रुको, सुनो मेरी बात, राशि पीछे से चिल्ला रही थी। राशि की आवाज सुनकर आहान रुक गया। क्या हुआ? आहान ने पूछा। तुमने ये कैसे किया? राशि ने पूछा। मैंने क्या किया? मैं तो बस हिमानी को बाहर ले आया हूँ, आहान ने कहा। वही तो, तुम हिमानी को बाहर कैसे ले आए? राशि ने पूछा। दरअसल रेड मैपल होटल कबीर की आंटी का था और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और वो कबीर की हर बात मानती थी। इसलिए राशि को लग रहा था कि वहाँ बहुत बड़ा हंगामा होगा, तभी वो दोनों बच पाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुमने कबीर को 2 बार डांट लगाई और वो पीछे हट गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये होटल उसकी आंटी का है और उसने सिक्योरिटी को भी बुलाया नहीं। राशि इस वक्त बहुत परेशान थी। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि मुझे हिमानी को यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। कहा था कि नहीं? आहान ने कहा। राशि चुप हो गई। आहान ने उससे ये कहा था, पर उस वक्त उसे ये लग रहा था कि आहान बस टींगे हाँक रहा है। इसलिए रेड मैपल होटल तो क्या, अगर मनाली भी उसकी आंटी का होता तब भी वो मुझे यहाँ से जाने से नहीं रोक सकती थी और ना ही वो रोक सकता था, आहान ने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ा। What the hell? राशि ने सोचा। अब तक उसे लग रहा था कि ये सब लक्षित की वजह से हो रहा है, पर यहाँ तो आहान का एटीट्यूड बहुत अलग था। कुछ कदम चलने के बाद आहान रुक गया। उसने राशि से पूछा, वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? लक्षित तुम्हें ड्रॉप कर देगा। आहान जानता था कि राशि ने भी ड्रिंक किया हुआ था और ऐसे में इतनी रात को उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। ओह नो, मुझे वापस जाना पड़ेगा, गड़बड़ हो गई, राशि ने कहा। क्या हुआ? आहान ने पूछा। आज मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट है। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी जाऊँगी और पार्ट ले लूँगी, पर कबीर और भाभी की वजह से मैं लेट हो गई। अब यूनिवर्सिटी जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपने होटल ले जाता हूँ। थैंक यू। तुम लाइव ब्रॉडकास्ट का अपना सामान लाई हो? आहान ने पूछा। आहान इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, पर उसे जितना पता था उसके हिसाब से राशि से सवाल उसने पूछ लिया। हाँ, सामान हमेशा मेरे बैग में ही होता है। ओके। रक्षित की कार यहीं पर है, आहान ने कहा। जैसे ही सब लोग रक्षित की कार के पास पहुंचे, राशि की आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी कार बहुत रॉयल थी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ? ये सब इनकी वजह से हुआ है। इनकी कार इतनी अच्छी है, मतलब ये बहुत इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से होंगे। तुम बस इनके परिवार की और पावर की वजह से अपने आप को इतना ऊंचा समझ रहे हो, है ना? राशि ने कहा। क्या रक्षित राशि को आहान के बारे में बता देगा? गाइस क्या होगा यार आगे? रुक जाओ यार, स्टोरी अभी प्ले करते हैं, जस्ट वेट। क्या होगा भाई, क्या स्टोरी? सच में मजा आ गया यार। लाइक तो बनता है यार, लाइक करो यार, क्या कर रहे हो? एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड देखना हो तो, वरना मत करना, ठीक है? ऐसे नहीं चाहिए, देखना हो तो ही करना, वरना मत करना। तो चलिए देखते हैं। आहान और रक्षित ने राशि की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दोनों बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। राशि को भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। कुछ मिनट बाद सब फिर से होटल पहुंचे। राशि के लिए रूम लेने के बाद आहान हिमानी को अपने रूम में ले गया। हिमानी अब तक नशे में थी, इसलिए आहान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस वक्त लक्ष्मी भी होटल में थी, इसलिए आहान ने हिमानी को संभालने के लिए लक्ष्मी को बुला लिया था। कुछ देर सोचने के बाद आहान राशि को देखने के बाद उसके रूम में गया।
उसे नहीं पता था कि राशि किस चीज का लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली थी। फिर भी उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। अगर राशि ने आज हिमानी की मदद नहीं की होती तो वो उन दोनों लड़कों के बीच में फंसकर उसके साथ और क्या हो जाता सब जानते थे। आहान ने राशि के रूम का डोर नॉक किया। कौन है? राशि ने पूछा। आहान ने जवाब दिया। 1 मिनट, राशि ने कहा। कुछ देर बाद राशि ने दरवाजा खोला। राशि ने अपना मेकअप उतार लिया था। मेकअप के बिना राशि की आंखें बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। सॉरी, मैं गेम के लिए रेडी हो रही हूँ। राशि ने कहा। वैसे आप यहाँ कैसे? राशि ने पूछा। मैं बस ये पूछने आया था कि तुम कौन से प्लेटफॉर्म पर लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली हो? आहान ने पूछा। क्यों? तुम मुझे प्रेजेंट्स भेजोगे? राशि ने कहा और हंसने लगी। हाँ, मेरा इरादा तो वही है, आहान ने कहा। आहान को ऐसे लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता था और ना ही वो ज्यादा ब्रॉडकास्ट देखता था, पर उसे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि इसका ओवरऑल प्रोसेस होता क्या है। थैंक यू, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अभी पता चला है कि मेरी कंपटीशन आज टॉप स्ट्रीमर डिम्पल शर्मा के साथ है। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम है या शायद 0 हैं। अगर तुमने मुझे गिफ्ट दिया तो वो वेस्ट हो जाएगा, राशि ने कहा। दरअसल इस ब्रॉडकास्ट में 2 ओपोनेंट्स होते हैं और उनके बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं। जिसके स्ट्रीमिंग में ज़्यादा लोग होते हैं या जिसे ज़्यादा गिफ्ट्स मिलते हैं वो ये लाइव ब्रॉडकास्ट जीत जाते हैं। राशि ने ये बात कैजुअली बोली थी कि वो नहीं जीत सकती, पर वो जीतना चाहती थी। ये ब्रॉडकास्ट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तुम खेलने से पहले ही कैसे सोच सकती हो कि तुम नहीं जीतोगी? आहान ने कहा। अगर राशि अलाउ करती तो आहान उसकी मदद करने के लिए तैयार था। राशि ने भी सोचा कि आहान सही कह रहा था। वो खेलने से पहले हार क्यों मान रही थी? राशि के एक्सप्रेशंस देखकर आहान ने कहा। बताओ, तुम कौन से प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करोगी? मेरा फ्रेंड तुम्हारी मदद कर देगा। तुम्हारे फ्रेंड रक्षित अंकल है? नहीं, कोई और है, आहान ने कहा। रक्षित भले ही वॉर अलायंस में बहुत बड़ी पोजीशन पर था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राशि को ब्रॉडकास्ट में गिफ्ट्स भेज सके। ओह, राशि सरप्राइज हो गई। उसे नहीं लगा था कि रक्षित के अलावा आहान का कोई और हाई प्रोफाइल दोस्त भी होगा। राशि कुछ सोचने लगी। गेम में सिर्फ कौन किसकी साइड है ये मायने नहीं रखता था, बल्कि ये भी मायने रखता था कि कौन कितने ज्यादा और कितने महंगे गिफ्ट्स देता है। जिसके साइड ज्यादा टाइकून्स होंगे वो ही ये राउंड और गेम जीतेगा। अगर आहान का दोस्त रक्षित के लेवल का नहीं होता और राशि को बहुत सारे गिफ्ट्स नहीं दे पाता तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला था। डिम्पल की तरफ बहुत सारे टाइकून्स थे और वो आज तक कोई भी स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट नहीं हारी थी। आहान, मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारा दोस्त मेरी मदद करना चाहते हैं, पर तुम मुझे गिफ्ट्स मत देना। मेरे जीतने के चांसेस कम हैं, इसलिए मैं रिटर्न में तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। बस तुम दोनों मेरा ब्रॉडकास्ट देखने आ जाना ताकि मेरे व्यूवर बढ़ जाएं। मेरा ब्रॉडकास्ट स्टार मेकर पर आएगा, ठीक है? राशि ने कहा। राशि जानती थी कि वो जीत नहीं पाएगी, इसलिए वो किसी की मदद भी नहीं लेना चाहती थी। ओके, आहान ने ज्यादा जोर नहीं दिया। जब राशि ने साफ मना कर दिया था तो वो उसे उससे जबरदस्ती मनवाना नहीं चाहता था। इसके बाद आहान अपने रूम में आ गया। बहुत सोचने के बाद आहान ने स्टार मेकर ऐप डाउनलोड किया और अपना प्रोफाइल बनाया। उसने राशि का नाम सर्च किया और उसका ब्रॉडकास्ट देखने लगा। राशि अपनी स्क्रीन के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी और बीच बीच में कुछ बातें कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल लाल था। उसकी साइड पर व्यूअर्स बहुत कम थे। वहीं डिम्पल अपनी स्ट्रीम पर गाना गा रही थी। उसकी आवाज बहुत सुरीली थी और उसके व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा थे। डिम्पल और राशि के व्यूअर्स में 3 लाख का फर्क था। राशि के पास 50,000 व्यूअर्स थे और वहीं डिम्पल के पास 3,50,000। ब्रॉडकास्ट अभी अभी शुरू हुआ था, पर लोगों ने डिम्पल को गिफ्ट्स भेजने शुरू कर दिए थे। डिम्पल के पास बहुत बेसिक गिफ्ट्स लगातार आ रहे थे। दूसरी तरफ राशि की स्क्रीन शांत थी। उसे सब चीयर तो कर रहे थे, पर कोई गिफ्ट्स नहीं भेज रहा था। राशि डिम्पल से बहुत बुरी तरह से हार रही थी।
फिर भी उसे बुरा नहीं लग रहा था और ना ही गुस्सा आ रहा था। राशि फिर भी गाने गा रही थी और ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। बिना मेकअप के वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए ऑडियंस और उसे देखने आ रहे थे। अचानक से बहुत सारे व्यूअर्स डिम्पल के ब्रॉडकास्ट से राशि के ब्रॉडकास्ट में आ गए थे। वो उसके लिए चीयर कर रहे थे और फ्लैग्स वेव कर रहे थे। ये देखकर डिम्पल के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसके व्यूअर्स कभी भी उसे छोड़कर उसके अपोनेंट के पास कभी नहीं गए थे, पर फिर उसने खुद को संभाला और अपना गाना कंप्लीट किया। तभी उसके पास 20 बेसिक गिफ्ट्स आए। डिम्पल फिर से खुश हो गई। थैंक यू फॉर द गिफ्ट्स, डिम्पल ने कहा। डिम्पल को एक साथ इतने सारे गिफ्ट्स भेजने वाला डिवाइन नाइट के नाम से था। इतना कहने के बाद उसे और गिफ्ट्स आने लगे। डिम्पल के चेहरे की हंसी जा ही नहीं रही थी। वो बहुत खुश थी और एक्साइटेड थी। थैंक यू एवरीवन, मैं अब ये आपके लिए करूंगी, डिम्पल ने कहा और अपने दूसरे गाने की तैयारी करने लगी। तभी राशि को भी एक गिफ्ट मिला। ये बेसिक गिफ्ट नहीं था, बल्कि मैसिव गिफ्ट था। डिम्पल का मुंह खुल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इस वक्त क्या देखा था। इतने में राशि को एक और मैसिव गिफ्ट मिला। एक बेसिक गिफ्ट 1500 रुपए का था, वहीं एक मैसिव गिफ्ट 3000 रुपए का था। राशि को इतने महंगे गिफ्ट्स कौन दे रहा था? डिम्पल अब हैरानी छुपा नहीं पा रही थी। उसने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है? कौन सा टाइकून राशि को मैसिव गिफ्ट्स दे रहा है? डिम्पल को लगा कि अब इससे ज्यादा गिफ्ट्स उसे नहीं मिलेंगे, पर आगे जो हुआ उससे डिम्पल के ऊपर जैसे आसमान गिर गया था। राशि को लगातार 20 मैसिव गिफ्ट्स मिले थे। एक गिफ्ट 3000 रुपए का था। इसका मतलब टोटल 22 गिफ्ट्स आए थे, जिसका मतलब हुआ कि राशि को किसी ने 66,000 के गिफ्ट्स दिए थे। राशि के ब्रॉडकास्ट में हंगामा हो गया था। सब उसकी तरफ आ गए थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर राशि को इतने महंगे गिफ्ट्स किसने भेजे थे। राशि को गिफ्ट्स भेजने वाला इंसान डिवाइन टैलेंट के नाम से था। सबको लगने लगा कि डिवाइन नाइट के साथ कंपीट करने की कोशिश कर रहा है वो। आन जो इस वक्त अपने फोन पर ये ब्रॉडकास्ट देख रहा था और राशि को गिफ्ट्स भेज रहा था, उसे ऑडियंस क्या सोच रही थी ये नहीं पता था। उसने तो बस ऐप डाउनलोड किया और जिस तरह के नाम डिम्पल के व्यूअर्स के थे उस हिसाब से अपना एक निकनेम चूज कर लिया। उसका किसी के साथ कंपीट करने का कोई इरादा नहीं था और उसने मैसिव गिफ्ट सिर्फ इसलिए भेजे थे क्योंकि वो ज्यादा कूल थे। सब राशि के स्ट्रीम में कमेंट्स कर रहे थे, वाओ, किसी में कभी ऐसा नहीं किया। तुम कौन हो जो राशि को इतने सारे गिफ्ट्स भेज रहे हो? दिस इज सो अमेजिंग, हु आर यू? ये सब देखकर राशि उछलने लगी। वो बहुत खुश थी। वो समझ गई थी कि डिवाइन टैलेंट आहान का दोस्त था, पर उसे विश्वास करने की जरूरत नहीं थी कि आहान का ऐसा कोई दोस्त था और वो राशि को गिफ्ट्स भेज रहा था। थैंक यू फॉर द मैसिव गिफ्ट्स, राशि ने कहा। उसकी खुशी उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। ये सब देखकर डिम्पल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे सारी ऑडियंस वापस उसके पास आ जाए। वो एक छोटी और नई स्ट्रीमर से हार नहीं सकती थी। अब बात उसकी रेपुटेशन की थी। डिम्पल ने गहरी सांस ली और सोचा, मैं ये कर सकती हूँ, कोई ग्लिच होगा। डिम्पल ने खुद को संभाला। इसके बाद डिम्पल ने अपनी शर्ट को थोड़ा एडजस्ट किया और जिससे उसकी बॉडी दिखने लगी। अब डिम्पल ने फ्लर्टेशियस टोन में बात करना शुरू किया। ये देखकर बहुत सारी ऑडियंस फिर से डिम्पल की तरफ आ गई। उसके ब्रॉडकास्ट में अब सब उससे फ्लर्ट कर रहे थे। तभी उसके पास 20 मैसिव गिफ्ट्स आए। सब बहुत एक्साइटेड हो गए। थैंक यू डिवाइन नाइट, डिम्पल लव्स यू, डिम्पल ने कहा। तभी राशि की स्क्रीन पर डिवाइन नाइट की तरफ से एक मैसेज आया, कम एंड फाइट। उसके मैसेज का मतलब साफ था, वो राशि से लड़ना चाहता था, इसलिए ही उसने डिम्पल को मैसिव गिफ्ट्स भेजे थे। वो राशि को ओपन चैलेंज दे रहा था। इस वक्त डिम्पल की स्क्रीन पर हंगामा हो गया था। वाओ, डिवाइन नाइट इज सो अमेजिंग। अगर मैं होती ना तो मैं इससे शादी कर लेती। इतने महंगे गिफ्ट्स, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सब डिम्पल की स्क्रीन पर हर तरह के मैसेज कर रहे थे। थैंक यू डिवाइन नाइट, आई लव यू, यू आर अमेजिंग,
डिम्पल ने कहा, डिम्पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज हम नहीं हारेंगे, डिवाइन नाइट ने मैसेज किया। इसका एटीट्यूड देखकर सब राशि की स्क्रीन पर मैसेज करने लगे, राशि की मदद करने आओ, कहाँ हो तुम डिवाइन टैलेंट, किसी ने तुम्हारी स्ट्रीमिंग को चैलेंज किया है, आज शायद राशि बहुत बुरी तरह से हारेगी, लगता है वो डर कर भाग गया, राशि अकेले इससे कैसे डील करेगी। राशि के चेहरे का रंग उड़ गया था। ये इसलिए नहीं था क्योंकि आहान का दोस्त उसे छोड़कर चला गया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि सब लोग आहान को उल्टा सीधा बोल रहे थे। राशि को लग रहा था कि उसकी मदद आहान का दोस्त कर रहा था, वह उसकी शुक्रगुजार थी और उससे उसे कोई शिकायत नहीं थी। राशि ने अपनी स्क्रीन पर मैसेज किया, ब्लॉकिंग ऑल द हेटर्स। इससे कंपटीशन कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। बहुत सारे लोग स्ट्रीम को ज्वाइन करने लगे। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ना राशि के सपोर्ट में थे, अब ना ही डिम्पल के सपोर्ट में। वो बस बैटल देखने और एक्साइटमेंट के लिए वहां आए थे। सबको बेचैनी हो रही थी कि ये जानने की कि राशि का डिवाइन टैलेंट आखिर गया कहां। राशि की स्ट्रीम पर बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे। सब लोग फाइट का वेट कर रहे थे। राशि का ब्रॉडकास्ट कोलैप्स होने ही वाला था। इतने में राशि को 21 मैसिव गिफ्ट्स मिले। सब हैरान थे। इस बार सिर्फ उनका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि पूरा स्टार मेकर ऐप हैरान था, क्योंकि एक ही स्ट्रीम में 60 मैसिव गिफ्ट्स आए थे। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। राशि और डिम्पल के व्यूअर्स बेहिसाब बढ़ने लगे। सबको जानना था कि आखिर इस स्ट्रीम में क्या चल रहा था, पर अभी भी डिम्पल के व्यूअर्स ज्यादा थे। जब डिम्पल के व्यूअर्स 10 लाख पर पहुंच गए तब डिवाइन नाइट की तरफ से राशि के लिए एक और मैसेज आया, और मान लो वो राशि को खुला हार मानने के लिए कह रहा था। उसके हिसाब से राशि अब बिल्कुल भी नहीं जीत सकती थी। फिर से राशि की स्क्रीन पर लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया था, अरे डरपोक कहाँ चला गया, सिर्फ गिफ्ट्स भेजने से कुछ नहीं होगा, आकर इसे जवाब दो। आई डोंट बिलीव दिस, वो अपनी स्ट्रीमर को ऐसे ही छोड़कर चला गया था। अरे कोई किसी को जीतने की उम्मीद दिखाकर ऐसा कैसे कर सकता है। राशि को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो कोई अनजान इंसान उसकी मदद कर रहा था, ऊपर से लोग उसे भला बुरा कह रहे थे। राशि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके लिए ये सिचुएशन हैंडल करनी अब मुश्किल हो गई थी। तभी राशि की स्क्रीन पर 20 नहीं, 30 नहीं बल्कि 50 मैसिव गिफ्ट्स आए। ऑडियंस में सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। उधर आहान अपने बारे में सब सुन रहा था। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने ये सब किया। अब ये गेम क्या मोड़ लेगा। OMG गाइस, इस अगले एपिसोड में मजा आने वाला सच में यार। अगला एपिसोड देखना मत भूलना, जो कि बहुत जल्द आने वाला सच में। वाओ, मेरा तो अभी से सोचकर मतलब एक्साइटेड हो रहा है कि क्या होगा यार। जो भी होगा मजा आने वाला है। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड आगे के एपिसोड देखना हो तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना है। ठीक है गाइस, क्योंकि गाइस आगे जो एपिसोड है किस लेवल पे जाएगा और जो नेक्स्ट एपिसोड है भाई उसमें क्या होगा, आई एम सो एक्साइटेड। जो भी होगा गाइस सच में आग लगने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक तो कर ही देना अगर सब्सक्राइब नहीं करना है, एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आगे के एपिसोड देखना हो तो करना वरना मत करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की स्टोरी लेकर। ओके एंड